दोस्तों नमस्कार। यह कोई आसान सवाल नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जुबान पर बार बार भारत का नाम क्यों आता है। जिक्र टैरिफ का हो, पहला नाम भारत का होगा। जिक्र आतंकवाद का हो और जिक्र पाकिस्तान का हो, पहला नाम भारत का होगा। जिक्र साउथ एशिया में सामरिक संघर्ष को लेकर हो, पहला नाम भारत का होगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चीन की समुद्री ताकत को कहीं ना कहीं चुनौती देने का जिक्र हो तो नाम भारत का अमेरिकी राष्ट्रपति की जुबान पर होगा। टैरिफ वार के दौर में और रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर की परिस्थितियों के बीच भी नाम भारत का ही होता है। और बात आगे बढ़ते बढ़ते अगर कॉरपोरेट और कंपनियों तक चली जाए और खुले तौर पर अमेरिका में यह चर्चा निकल पड़े या कहें ट्रंप प्रशासन के बीच यह चर्चा निकल पड़े कि भारत के साथ कैसा व्यापार किस रूप में करना है, यह दरअसल वह टीम तय नहीं करेगी जो टीम हर दिन बैठती है, बातचीत करती है और उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर मुहर लगती है कि हां इस पर इतना टैरिफ लगाया जाएगा और 9 जुलाई के बाद यह परिस्थिति बनेगी। बिल्कुल नहीं। भारत को लेकर अमेरिका के भीतर के सवाल या फिर ट्रंप की जुबान पर भारत का नाम यूं ही नहीं आ रहा है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो कल तक भारत की सत्ता के लिए ताकत दिया करती थी, अब वही कमजोरी बन गई है। कॉरपोरेट के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह हो चली है वो जाएं तो जाए कहां। आप उसमें नाम अंबानी का ले सकते हैं, अडानी का ले सकते हैं। आप उसमें नाम इस देश के टॉप 20 कॉरपोरेट्स का ले सकते हैं। आप इसमें नाम लगभग 18 कॉरपोरेट जो गुजरात से जुड़े हुए हैं उनका भी ले सकते हैं। इस दौर में नाम तो आप कम से कम उन शेल कंपनियां जो दुनिया भर के भीतर से भारत के कॉरपोरेट को लाभ पहुंचा रही है उस फेरिस्त को भी याद कर सकते हैं। और सेबी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है और बार बार आरोप सेबी पर लगते हैं, बावजूद इसके सरकार खामोशी बरत लेती है, तो जिक्र आप आज उसका भी कर सकते हैं। तो क्या अमेरिका के चक्रव्यूह के दायरे में मौजूदा वक्त में भारत का कॉरपोरेट है और उसकी एवज में अमेरिका को जो चाहिए वो दे पाने की स्थिति में भारत बिल्कुल नहीं है? तो वो कौन सी चीज है जो अमेरिका को चाहिए? क्या वो अमेरिका को जीएम प्रोडक्ट्स जिस पर पाबंदी लगी हुई है अब उसके लिए वो रास्ता खुलवाना चाहता है? जितनी बड़ी तादाद में अमेरिका के फार्मर्स का जो पूरा प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का, उसके लिए जीरो टैरिफ चाहता है? या बात कुछ और है? कहीं बात यह तो नहीं कि अगर रास्ता स्टारलिंक का खुल रहा है तो उसमें अब रफ्तार आनी चाहिए और यह रफ्तार आपको 9 जुलाई से पहले यानी जब नए टैरिफ लागू हों उससे पहले भारत में स्टारलिंक शुरू हो जाना चाहिए। क्या यह शर्त तो नहीं है? शर्त यह तो नहीं है कि आपको 9 जुलाई से पहले अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर जो अभी तक टैरिफ था उसको पूरे तरीके से समाप्त करना होगा? या फिर इन सब से हटकर जिक्र कहीं उस क्रिप्टो करेंसी का तो नहीं है जिस पे भारत के दरवाजे अभी तक बंद हैं और वो दरवाजा हाल में खुल जाना चाहिए? संकेत इसके तो नहीं है। क्योंकि अमेरिका के भीतर प्रशासन जो ट्रंप का है और जो अपने तौर पर वो सीआईए का काम हो या पेंटागन का काम हो, जिस तरीके से पाकिस्तान को शह अमेरिका ने दी और एक झटके में भारत के सामने यह सवाल बड़ा हो गया कि उसकी अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति, अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पूरी फहरिस्त डगमगाने लगी। और आज की तारीख में भारत के प्रतिनिधिमंडल जब दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रहे हैं और इन सब के बीच जहां पर भी भारत के विदेश मंत्री जाते हैं एस जयशंकर, और अगर वो इंटरव्यू देते हैं तो एक ना एक सवाल अमेरिका से जोड़कर जरूर पूछा जाता है जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है, आप उसे मानते हैं या नहीं मानते हैं। और उसके बाद की परिस्थिति में इंटरव्यू में जयशंकर कुछ अमेरिका का नाम आने पर कह नहीं पाते हैं।
तो मुश्किल क्या है और हालात क्या वाकई ऐसे हो गए कि भारत का कॉरपोरेट और भारत की इकोनॉमी पूरे तरीके से बीते 10 बरस में अमेरिका पर इतनी निर्भर हो गई है कि आज की तारीख में भारत में इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे कम है। क्या यह स्थिति आ चुकी है? क्या ऐसी स्थिति बन गई है कि भारत के कॉरपोरेट जो अमेरिकी रास्तों के जरिए या विकसित देशों के बैंकों के जरिए दुनिया भर में पैसा उठाकर जो धंधा कर रहे थे, उस पर अंदरूनी तौर पर अमेरिका अब चिता रहा है कि पहले आप हमारे लिए रेड कारपेट तो बिछाइए, हम जिन जिन क्षेत्रों में चाहते हैं। क्योंकि पीयूष गोयल अगर बातचीत कर रहे हैं, और अब बातचीत तो खत्म हो गई, एक लिहाज से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर सहमति भी बनी है, और यह सहमति के साथ क्या वाकई वही दायरा है या बात कुछ और है? दरअसल टैरिफ को लेकर एक सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर जो संकेत दिए उसमें भारत के साथ आर्थिक व्यापार के संबंधों के मद्देनजर शायद उन प्रोडक्ट्स का जिक्र है जिन प्रोडक्ट्स को लेकर अभी तक ना दरवाजा खुला है और ना दरवाजा बंद है। बातचीत को लेकर दोनों परिस्थितियों में अभी भी कोई सहमति हुई नहीं है, लेकिन पहली बार सवाल यह है, कल तक जो भारत के तमाम बड़े कॉरपोरेट भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैटिंग करते थे और उनकी बैटिंग जो होती थी वो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए होती थी। तमाम जगहों पर जहां भी द्विपक्षीय आर्थिक संबंध बने, उन कॉरपोरेट की भागीदारी हर जगह नजर भी आती चली गई। यह अलग बात है कि 3-4 मित्र जो कॉरपोरेट के थे उनको मदद मिलती चली गई, उनका नेटवर्क बढ़ता चला गया। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से क्या उन कॉरपोरेट्स को उन्हीं बैंकों के जरिए चिताया जा रहा है कि अगर भारत ने दरवाजे नहीं खोले तो फिर टैरिफ हम क्यों नहीं लगाएंगे? हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट है। यह सवाल और जवाब दोनों सुन लीजिए। It would be more. It would be also Samsung and anybody that makes that product. Otherwise, it wouldn't be fair. So anybody that makes that product, and that'll start on, I guess, the end of June. It'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product, now again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. दरअसल जो दिखाई दे रहा है और जो कहा जा रहा है वो सब कुछ तो आप सुन पा रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई पर्दे के पीछे पहली बार भारत की करेंसी, बिटकॉइन कहें या क्रिप्टो करेंसी के मातहत आने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति का अपना सिक्का भी भारत में चलना चाहिए, क्या उस दिशा में दबाव है? और उससे कहीं ज्यादा दबाव किसी भी हालत में 9 जुलाई से पहले भारत में स्टारलिंक, भारत के भीतर इलेक्ट्रिक कार और भारत के भीतर जीएम प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के घुसने का है। क्योंकि बातचीत का सिरा अगर आप पकड़ना चाहते हैं, जो बातचीत भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटविक के साथ जो बातचीत हुई, उसमें आप समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर में यह कहा गया कि बीते 4-5 बरस में अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा दुगना हो गया, उसकी भरपाई तो करनी होगी। और उस बात को लेकर सहमति यह बनी कि टैरिफ कैसे एक बराबर लाया जाए, क्योंकि 2020-21 में अमेरिका का भारत के सामानों को लेकर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था उसमें उसका व्यापार घाटा तकरीबन $22.73 बिलियन का था, यानी 1,93,000 करोड़ रुपए, 1.93 लाख करोड़ रुपीस, यह उसका व्यापार घाटा था। इस बरस यानी पिछले बरस 2024-25 में यह बढ़ते बढ़ते $41.18 बिलियन हो गया। रुपए में तब्दील कीजिएगा तो यह तकरीबन $3.5 लाख यानी 3.52 लाख है। ये जाहिर है दुगना हो गया। और इसके बाद जो बातचीत का सिलसिला चला और जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो कॉरपोरेट और क्रिप्टो करेंसी और स्टारलिंक, जीएम प्रोडक्ट,
एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है और जिस पे चर्चा हो रही है और जिस पे सहमति हर हाल में अमेरिका जो कह रहा है वो बननी चाहिए, क्योंकि सब कुछ 8 जुलाई से पहले ऐलान होना है, उसमें जाहिर है अमेरिका चाहता है कि उसके अपने जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी गैर टैरिफ बाधा है, जो भी डिजिटल से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, जो भी सर्विस सेक्टर है, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक कार है, वाइन है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं और जीएम फसलों का आयात है, सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा। भारत की फेरिस्त वैसी नहीं है, भारत की फेरिस्त बड़ी छोटी है। उसमें कपड़ा है, रत्न है, आभूषण है, चमड़े का सामान है, परिधान है, प्लास्टिक है, रसायन है, फलों में केला है, अंगूर है, झींगा मछली है, तिलहन है, रसायन है, ये भारतीय प्रोडक्ट हैं। लेकिन सवाल यह है क्या वाकई जिस दिशा में अमेरिका कदम बढ़ाना चाह रहा है उसमें भारत अपने दरवाजे अगर खोल देगा तो क्या मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री की सत्ता की ताकत, जिसको पहली बार इस देश ने डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के वक्त एहसास किया था, जैसे ही कहा गया था कि अब लीगल टेंडर नहीं बचे, जो मोटे नोट हुआ करते थे 1000 रुपए के नोट थे, जो 500 रुपए का नोट था और एक झटके में पूरा भारत कतार में था। और उस दौर में जो कुछ भी कहा गया कि यह दरअसल आतंकवाद थम जाएगा, ब्लैक मनी कम हो जाएगी, स्थिति कुछ भी ऐसी नजर नहीं आई। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की ताकत के अधीन था। और एक सच तो है, इलेक्ट्रल बॉन्ड ने भी यह दिखला दिया कि दरअसल करेंसी की ताकत क्या होती है। और शायद उसीलिए भारत ने हर बार अपने इकोनॉमिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए कभी भी क्रिप्टो करेंसी पर सहमति नहीं दी। आरबीआई ने सहमति नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने सहमति नहीं दी। इस देश के भीतर में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं उन्होंने सहमति नहीं दी। ताकत तो वही है। और वो ताकत अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करेंसी के जरिए रेंगने लग जाए तो फिर प्रधानमंत्री का पद भी क्या अमेरिका चलाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। अब वो स्थिति आए या ना आए, लेकिन एक क्षण के लिए तस्वीरों को देखिए। यूरोपीय यूनियन के साथ पीयूष गोयल का मिलना, भारत के मंत्री अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ मुलाकात करना, और इसके बाद जो 3 चीजें बड़ी उभर रही है वो टैरिफ की नहीं है। टैरिफ के साथ साथ भारत के लिए उन दरवाजों को खोलना है जो अभी तक बंद था। यूरोपीय यूनियन भी भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का दरवाजा खुलवाना चाहती है, टैरिफ बिल्कुल लो परसेंटेज पर लाकर। लेकिन मुलाकात की यह तस्वीर आपको अच्छी लगेगी। यह तस्वीर तो सिर्फ आपके लिए आहें भरने भर के लिए थी कि आप इस तस्वीर को देखकर इस चिंतन में ना चला जाएं कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति की जुबान पर भारत का नाम क्यों है और भारत के कौन से दरवाजे बंद हैं, या फिर मौजूदा वक्त में क्या वाकई भारत की सत्ता के सामने चुनौती है कि कल तक जो कॉरपोरेट साथ में खड़े थे अब वही कॉरपोरेट अमेरिका को लेकर कहीं भारतीय सत्ता पर कोई दबाव तो नहीं बनाएंगे। क्योंकि भारत के भीतर तकरीबन 18 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए, यह एक सच है। उस 18 लाख करोड़ में से लगभग 11.5 लाख करोड़ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से जुड़े हुए हैं, और वो इस शक्ल में जुड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस का धंधा उस कॉरपोरेट के सिरे को पकड़ता ही है, जो कॉरपोरेट का सिरा अपने नेटवर्थ के आश्रय दुनिया में इस वक्त राज कर रहा है। उनके सामने मुसीबत यह है कि भारत के भीतर राजनीतिक सत्ता ने बड़ी तादाद में माफी दे दी। जो कर्ज बैंक से उठाया था उसमें माफी हो गई, जिसको रिटर्न ऑफ कहते हैं। और यह कुल रिटर्न ऑफ बीते 11 वर्षों में अगर तमाम कॉमर्शियल बैंकों को जोड़ दिया जाए, जिसमें पब्लिक सेक्टर के भी बैंक हैं, तो यह लगभग 25 लाख करोड़ के हो जाएंगे। यह एक भारत को लेकर सच है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से पैसा उठाना और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा लोन पर पैसा दे देना,
यह उसकी साख पर निर्भर होता है, जो कॉरपोरेट की साख भारत की सत्ता के साथ चल रही हो। और यही वजह है कि भारत के टॉप 20 कॉरपोरेट्स ने जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से पैसा उठाया है, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी समझौते हुए हैं, वो तकरीबन 27 लाख करोड़ के हैं। आप कहेंगे क्या उसकी चाबी अमेरिका के पास है? आप कहेंगे क्या वाकई उस चाबी को अगर कस दिया जाए तो एक झटके में कॉरपोरेट तड़पते हुए नजर आएंगे? पता नहीं क्या खेल होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अंबानीज की मुलाकात जब यात्रा पर थे कतर में, अमेरिकी राष्ट्रपति तो मुलाकात के पीछे अंतर्राष्ट्रीय धंधा रेंग रहा था, इंटरनेशनल बिजनेस रेंग रहा था, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान अमेरिका के भीतर पेट्रोल बेचने की है रिलायंस की। वहां पेट्रोल नहीं कहा जाता है, वहां गैसोलाइन कहा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल अंबानीज को लेकर भी है। अंबानीज के जितने मामले अमेरिका के हिस्से से निकलकर आगे बढ़ते हैं या अमेरिका के भीतर फंसे हुए हैं, क्या उसकी चाबी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ में है? और उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी जरूरी परिस्थिति ये 3-3.5 लाख करोड़ का जो घाटा है वो नहीं है। उतना पैसा तो कोई मायने ही नहीं रखता है जितना डूबा हुआ है कर्ज में अमेरिका। मुश्किल और आसान सवाल यह है कि भारत की परेशानी को लेकर अमेरिका आखिर किस तरीके से पाकिस्तान को शह दे रहा है। और पाकिस्तान को शह देने के पीछे कल तक लगता था सिर्फ चीन है, जी नहीं, अब अमेरिका भी है। लेकिन उस शह देने की परिस्थिति में निगाहों में भारत है, मौजूदा भारत का बाजार है, मौजूदा वक्त में भारत की आर्थिक ताकत है, और मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी का जो अभी तक क्रिप्टो करेंसी की एंट्री ना करवाना था और अभी तक ये मानकर चलना था कि दरअसल इंटरनेट हमारा होगा, डिजिटल इकोनॉमी हमारी होगी, डिजिटल प्रोसेस में अगर ये देश चलेगा तो वो हमारा होगा, मेक इन इंडिया होगा। एक झटके में सब कुछ डगमगा गया और मेक इन इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी का नारा फिसलकर अमेरिका की हथेली पर रेंगने लगा है। इसीलिए बड़ा सवाल कॉरपोरेट को लेकर उस चाबी का है जिसमें भारत के भीतर बैठे कॉरपोरेट जो कल तक सत्ता की ताकत थे, अब सत्ता के गले की फांस बन रहे हैं। और उनके सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है, अगर प्रधानमंत्री मोदी कॉरपोरेट के नाम पर समझौता अमेरिका से नहीं करते हैं तो क्या वाकई मुश्किल होगी? क्योंकि अभी तक अमेरिका की पूरी राजनीति और उसके व्यापार का तरीका जो था वो डेमोक्रेट्स का था। पहले दौर में जब रिपब्लिकन्स को लेकर ट्रंप आए थे तो वो रास्ता बना रहे थे। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहतरीन रिश्ते थे, माय बेस्ट फ्रेंड था। माय बेस्ट फ्रेंड अभी भी वो शब्द है, लेकिन जुबान पर बार बार जिक्र भारत के साथ आर्थिक समझौतों को लेकर क्यों है? तो 3 बड़े सवाल शायद सबसे बड़ी उलझन के बीच इस वक्त भारत के सामने खड़े हुए हैं। पहला बड़ा सवाल तो यही है, क्या वाकई स्टारलिंक के जरिए पूरा इंटरनेट का पूरा सिस्टम और भारत के भीतर में जो भी जानकारियां हैं वो जानकारी बैंकों से जुड़ी हुई है या वो जानकारी सेना से जुड़ी हुई है, वो सारी जानकारी एक झटके में अमेरिका के पास चली जाएगी और अमेरिका उसके बाद कहीं ज्यादा बड़े सौदेबाजी या बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाएगा, कम से कम भारत को लेकर। क्योंकि भारत ने बहुत शांत तरीके से मुद्दा तो उठाया, जब हम क्वाड में शामिल हैं, जब हम G20 में शामिल हैं, जब हमने ब्रिक्स को लेकर अमेरिका के डॉलर को बचाने की पहल की, जब हम रूस और यूक्रेन के युद्ध के वक्त में किसी के साथ खड़े नहीं थे, उस वक्त भी अमेरिका की नीतियों के साथ युद्ध ना हो दुनिया में, इस बात का जिक्र तो कर रहे थे। बावजूद इसके जब संकट में भारत आया, आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान से 2-2 हाथ सीधे तौर की परिस्थितियां बनी, तो एक झटके में अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए। और हाथ खड़े ही नहीं किए, बल्कि उस पूरी परिस्थिति में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया जहां पर भारत के पास दुनिया भर में अपने डेलीगेशन को भेजकर
टेररिज्म पर जिक्र कराने के अलावे कोई दूसरा चारा ही नहीं था। यानी एक भी जिक्र सेना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, सामरिक स्थिति, जबकि क्वाड की बैठक में यह सब होता है। हमारी ताकत का एहसास अमेरिका को है, इसीलिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका ने क्वाड में भारत को जगह दी, बड़ी जगह दी। G20 भारत में हुआ, सफलतापूर्वक हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगुवाई में G20 अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस सफलतंग तौर पर उभर कर आया, उसने दुनिया को मैसेज दिया कि भारत की इकोनॉमी और भारत के कार्यक्रम को लागू कराने के तरीके शायद विकसित देशों को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है। वो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भीतर का पूरा डाटा अमेरिका को चाहिए। भारत के भीतर की करेंसी की पूरी पहचान उस डिजिटल इकोनॉमी के सहारे रेंगनी है जिसको दुनिया के कई देशों ने मान्यता दे दी है, लेकिन भारत ने नहीं दी है, जिसका जिक्र क्रिप्टो करेंसी के तौर पर हो रहा है। उसके जरिए टैक्स की भरपाई हो, उसको टैक्स के आधार से जोड़ दिया जाए, यह अमेरिका का अपना सवाल है। इन दो सवालों के बाद जो तीसरा बड़ा सवाल है, उसमें चीन के समानांतर भारत शायद अमेरिका के इशारे पर खड़े होने वाला देश बन सकता है। लेकिन अगला सवाल इस देश में कोई भी पूछेगा, भारत की अपनी पहचान अगर अमेरिका के साथ जुड़ जाए तो इस दौर में इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया के भीतर भारत की अपनी पहचान चीन, रशिया, ईरान, मिडिल ईस्ट या अरब देश और इन सब के साथ पड़ोसियों की पूरी कतार जो चीन के साथ खड़ी है, वो श्रीलंका हो, वो बांग्लादेश हो, वो म्यांमार हो, वो भूटान हो, वो नेपाल हो, वो पाकिस्तान हो, वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, वो जो पूरी कतार चीन के साथ खड़ी है, तो यहां पर क्या हमारी बेबसी हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को देखेगी? शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति की जुबान पर भारत का नाम उस सौदेबाजी और बार्गेनिंग के दायरे में है जहां पर सामरिक तौर पर पाकिस्तान अमेरिका का बेहतरीन प्यादा बन जाए और भारत उस चुनौती को खत्म करने के लिए बार बार अमेरिका की तरफ देखे। भारत के भीतर यहां के कॉरपोरेट अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को लेकर आगे जो बढ़ना चाहते हैं, वो बिना अमेरिकी चाबी से नहीं बढ़ पाए। और आखिरी सवाल, भारत के भीतर जो अभी तक किसी भी सत्ता की ताकत होती है करेंसी को लेकर, क्योंकि भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे महंगा लोकतंत्र बन चुका है, लेकिन उस लोकतंत्र की ताकत करेंसी से निकलकर क्रिप्टो करेंसी में अगर समा गई तो भारत में किसकी सत्ता होगी? वो सत्ता कैसे काम करेगी? वो कौन सी नीतियां होंगी? वर्ल्ड बैंक और IMF जिसका विरोध भारत अभी पाकिस्तान को लोन मिले या ना मिले इसको लेकर करने की दिशा में यूनाइटेड नेशन तक में कदम बढ़ा रहा है, लेकिन देना या नहीं देना सबके पीछे अगर अमेरिका की पॉलिसी, वो भी नेशनल पॉलिसी इस वक्त खड़ी है, तो समझना यह भी होगा कि भारत की ताकत जो दुनिया भर में घूम रहे डेलीगेशन के जरिए एकता का संदेश इस मायने में दे रही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के सांसद एक साथ हैं, तो देश के भीतर भी शायद ऐसी परिस्थितियों को बनाने की जरूरत है, या फिर रास्ता कॉरपोरेट के आश्रय खुला हुआ है, क्योंकि कॉरपोरेट बिजनेस देखता है और बिजनेस करेंसी देखती है, और करेंसी कभी भी किसी देश की सीमा को नहीं देखती है, सीमा को नागरिक देखते हैं। उसकी संप्रभुता नागरिकों पर टिकी होती है, कॉरपोरेट और बिजनेस और करेंसी पर नहीं। तो टकराव इसी बात को लेकर है। इसीलिए एप्पल भारत में आईफोन बनाए या ना बनाए,
एक दो बार नहीं 3 बार खुले तौर पर अगर अमेरिकी राष्ट्रपति टिम कुक को कहते हैं What makes you confident, sir, that Apple can build in the United States at a price that American consumers? Oh, they can. No, they can. And a lot of it's so computerized now. These plants are amazing if you look at them, but they can do that. And actually, as you know, Apple's coming in with $500 billion. So are the chip companies. We have all of the chip companies coming in. The biggest, $500 billion, $200 billion, $250 billion they're spending. But we're talking about the iPhone now, and the iPhone. If they're going to sell it in America, I want it to be built in the United States. तो ये संदेश है, और संदेश इसलिए है क्योंकि भारत में जो अभी तक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा था, पहली बार वो इन्वेस्टमेंट घटते घटते $353 मिलियन पर आ गया। पिछले बरस ये $10 बिलियन था। $10 बिलियन पिछले बरस, यानी तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए माल पैसा आया था भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। इस बार ये घटते घटते 3,000 करोड़ पर आ गया है। कंपनियां अमेरिका की है, कंपनियां अमेरिका से प्रभावित है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी से प्रभावित है। और ये पैसा अगर भारत के शेयर बाजार से भी निकल गया या शेयर बाजार में नहीं आया, तो या तो आर्थिक गुलामी कर लीजिए या फिर आर्थिक तौर पर खुद को समृद्ध कर लीजिए। तय देश के प्रधानमंत्री को करना है। देश तो साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।